Welcome students, I am Avantika and today quickly we will study the part 4 of chapter 2 geography, and students will cover from pages 16 to pages 19. It will mark the end of our chapter number 2, and please study sincerely while I explain you things, and if you face any doubt beta, you are more than welcome to consult me. Okay, you can also write in your comments in the comment section. Please let me know whether you liked the class or not. Okay, and please stay indoors, cooperate with your parents. Okay, so let us start, students. All right, students, we are on page number 16, and if you remember in part 3 video I explained you about the introduction. Okay, how important it is for us to understand the importance of natural vegetation. Now I'll start reading from distribution of natural vegetation. The growth of vegetation depends primarily ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है बेटा कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन से एरिया में किस तरह की वेजिटेशन होगी. वेजिटेशन से मतलब है पौधे, पेड़, ये सब किस तरह के होंगे. ठीक है, तो वो चीज़ हम देखेंगे और ये बता रहे हैं कि कहीं भी वेजिटेशन होती है वो चीज़ अफेक्टेड होती है टेम्परेचर से और मॉइस्चर से. ओके, और जो मेजर कैटेगरीज हैं वेजिटेशन की, दे आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा. स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि वहाँ फॉरेस्ट है, वो एक ग्रासलैंड है, कहीं पे स्क्रब्स हैं और वो एक टुंड्रा रीजन है. ठीक है, तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जिससे हम वेजिटेशन को पहचानते हैं. फॉरेस्ट आपको पता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं, है ना, ज़्यादा पेड़ हैं. ओके, ग्रासलैंड होते हैं जो कि ग्रासेस हैं, दे आर नॉट प्रॉपर ट्रीज बट मोर ऑफ प्लांट्स. ओके, उनको हम ग्रासलैंड्स कहेंगे. स्क्रब्स की एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है जिनको हम श्रब भी कह देते हैं, झाड़ियाँ और थोड़े कांटेदार स्क्रब्स. ओके, वो थोड़े ड्राई एरिया में आपको मिलेगा. और टुंड्रा मीन्स जहाँ पे बैरन लैंड ज़्यादा है और आइस शीट्स ज़्यादा हैं. ठीक है, दैट मीन्स पोलर एरियाज में ज़्यादा आपको टुंड्रा मिलेगा. ठीक है, टुंड्रा हम पोलर एरियाज के लिए ही कहेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव. ये तो काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है, जहाँ रेनफॉल अच्छी है वहाँ पे ह्यूज बड़े बड़े ट्रीज होते हैं. ओके, द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई. तो फॉरेस्ट वहीं पे होते हैं जहाँ पे रेन अच्छी होती है, अबंडेंस में होती है. अबंडेंस मतलब मोर देन इनफ. ओके, एक तय मात्रा से ज़्यादा, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा वाटर सप्लाई मिलती है, तो फॉरेस्ट वहाँ पे अच्छे खासे होते हैं. As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. देखिए बेटा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मॉइस्चर की कमी होगी, है ना, पानी की कमी होगी, तो पेड़ों का साइज भी डिक्रीज होता है और उनका घनत्व भी कम होता है, डेंसिटी भी कम होती है. हरे भरे पेड़ नहीं होते हैं. ठीक है, तो डेंसिटी भी रिड्यूस होती है. Short stunted trees and grasses grow in the regions of moderate rainfall, forming the grasslands of the world. Okay, now what is this? This tells us, ये कह रहे हैं दुनिया में जहाँ भी ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पहली चीज़ क्या है, रेनफॉल मीडियम होती है, मॉडरेट होती है, ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट है. और वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे बेटा छोटी हाइट के ट्रीज़ हैं. शॉर्ट स्टंटेड मीन्स डुआफ बॉने ट्रीज़ हैं जिनको आप कह सकते हैं, और ग्रासेस ग्रो करती हैं. ठीक है, तो जहाँ भी आपको शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज़ मिले और ग्रासेस मिले, दे आर नोन एज ग्रासलैंड्स, एज यू कैन सी वेरी वेल इन फिगर 2.13. ठीक है, ग्रासलैंड भी है और पीछे फॉरेस्ट भी है. नाउ स्टूडेंट्स, वी मूव टू पेज 17. थॉर्नी स्क्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ रेनफॉल. है ना, झाड़ियाँ जो आपने सुनी होंगी, कांटेदार पौधे आपने सुने होंगे, वो कहाँ होते हैं, जो एरियाज़ में बहुत ही कम रेनफॉल होती है बेटा.
In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface. इससे क्या होता है देखिए, जहाँ पे लो रेनफॉल है वहाँ पे रूट्स तो डीप होती हैं पर लीव्स कैसी होती हैं, कांटेदार होती हैं और थोड़ी सी चिकनी होती है। उससे क्या होता है, लॉस ऑफ मॉइस्चर होता रहता है। ठीक है, लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, कौन सा प्रोसेस है, जब पेड़ जो पौधे हैं छोटे छोटे वो मॉइस्चर को बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। ओके, दे आर एब्जॉर्बिंग ऑल्सो एंड गिविंग आउट ऑल्सो, लॉस भी हो रहा है जो थॉर्नी लीव्स से हो रहा है। Tundra vegetation of cold polar regions comprises of mosses and lichens. Okay, अब ये जो वैरायटी है mosses और lichens ये आपको मिलेगी polar regions में। ठीक है, polar regions में हमें क्या मिलेगा, तो जैसे कि लीव्स नहीं होती हैं mosses और lichens में, बहुत ही एक वेलवेट के टाइप का बेटा बहुत सॉफ्ट एल्गे लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे कहाँ पे होता है, बहुत ठंडे रीजन्स में। ठीक है, मॉसेस और लिचन्स मीन्स अ थिन शीट ऑफ वेजिटेशन। ओके, जो आपने शायद कभी हिली एरियाज में देखा भी हो, बहुत ही छूने में वो मॉइस्ट होता है, गीला गीला होता है और वेलवेट जैसा लगता है क्योंकि उसमें एल्गे भी होती है। ठीक है, फंगस टाइप होता है। ओके, और ट्रांसपिरेशन मैंने आपको बताया था अभी जो फोर्थ लाइन में आया कि कैसे लीव्स मॉइस्चर बाहर देती हैं, इवेपोरेशन होता है जो प्लांट से, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक, है ना, ऐसा ज़रूर है। 2 century पहले कम लोग थे, अब ज़्यादा लोग हैं और इस वजह से ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को मीट करने के लिए ज़्यादा फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। किस लिए काटा जा रहा है, क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ती हैं तो उसके लिए एरिया चाहिए, है ना, और लैंड तो हमने पढ़ा था कि लिमिटेड है। सो फॉरेस्ट कवर बहुत जल्दी रैपिडली वैनिश हो रहा है, गायब हो रहा है बेटा, एंड वी ऑल मस्ट पे हीड टू इट। ओके, हमें ध्यान रखना है एंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। ओके, तो कोई भी चीज़ है बेटा नेचर ने अगर हमें दी है, इट इज़ नॉट अ फ्री गिफ्ट। ओके, फ्री गिफ्ट नहीं है, उसका हमें बहुत ही ध्यान रखना है, इट इज़ वैल्यूएबल। नाउ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। स्टूडेंट्स, हमें पता है फॉरेस्ट हमारी धरोहर है, वेल्थ है ना। आपके बैंक अकाउंट में आपके पास कितनी भी वेल्थ हो पर अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे देन वी कैन नॉट सर्वाइव एक्चुअली। ओके, नाउ प्लांट्स हमें शेल्टर देते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं और दे मेंटेन द इकोसिस्टम। ठीक है, अगर चेंज होता है क्लाइमेट में बेटा और ह्यूमन इंटरफेरेंस आप देखते हैं तो उससे क्या होता है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहीं आपने देखा होगा आपके आसपास के एरिया में कोई न्यू घर कंस्ट्रक्ट होता है ना, उससे पहले वहाँ क्या होता है, ट्रीज होते हैं ना, ट्रीज आर अ हैबिटेट टू बर्ड्स, टू एनिमल्स ऑल्सो। और जब आप उस ट्री को कट करते हुए देखते हो, आपने कभी फेस किया हो तो एक पर्टिकुलर जो बर्ड बेचारी वहाँ नेस्ट बनाती है वो आवाज़ लगाती रह जाती है ना, एज इफ दैट डोंट कट, डोंट डिस्ट्रॉय माय नेस्ट। बट ये ह्यूमन इंटरफेरेंस है बेटा, जिसकी वजह से एनिमल्स का, प्लांट्स का नेचुरल हैबिटेट ख़त्म हो जाती है। सो इस वजह से मैनी स्पीशीज़ हैव बिकम वल्नरेबल और एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये टर्म समझने बहुत ज़रूरी है। वल्नरेबल वो होता है बेटा जिस पे ईजिली अफेक्ट पड़े, वल्नरेबल मीन्स ईजिली अफेक्टेड। ओके, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं, जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं दे आर मोर वल्नरेबल टू फ्लड्स, है ना, तो फ्लड्स आएगा तो वो ईजिली अफेक्टेड हो जाएंगे बिकॉज दे ऑलरेडी लिव इन द कोस्टल एरियाज, समुद्र किनारे रहते हैं वो, तो वही वल्नरेबल है। इस वजह से बताया है बहुत सारी स्पीशीज़ वल्नरेबल हो गई हैं, ईजिली इफेक्ट होने लगी हैं, एंडेंजर हो गई हैं। एंडेंजर मीन्स बहुत ही लेस नंबर्स में बची हैं और अब कुछ तो ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। अगर उनको इमीडिएटली सेव नहीं किया गया, उनकी ब्रीडिंग नहीं होती है तो फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी।
तो इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आएगी एंड दैट इज़ अ मेजर थ्रेट फॉर द इकोसिस्टम. नाउ डिफॉरेस्टेशन, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunami, landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. ये आप ज़रूर अंडरलाइन करेंगे और आप ध्यान रखेंगे कि ये कुछ रीजंस हैं बेटा जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, एक्सेलरेट मतलब स्पीड अप करती हैं एक्सटिंक्शन के प्रोसेस को. ठीक है, एक्सटिंक्शन किसका? प्लांट्स का, एनिमल्स का, बर्ड्स का. ठीक है, तो पेड़ नहीं काटने चाहिए और सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स हमें ध्यान में रखने चाहिए. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को थोड़ा धीमे पेस से करवाना चाहिए, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं ठीक है. फॉरेस्ट फायर्स जितनी हम ध्यान रखेंगे उतना कम फॉरेस्ट फायर्स लगेंगी. सुनामी, लैंडस्लाइड्स, अब देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं और ये जब एक साथ होते हैं यू नो द रिजल्ट्स. ठीक है, कितना मेजर लेवल का लॉस होता है बेटा. One of the major concerns is the poaching, which result in a sharp decline in the number of particular species. Poaching होती है बेटा illegal trade. ठीक है, what is this poaching? This means illegal trade of animals, birds also. ठीक है, तो illegal trade में क्या होता है? उनकी स्किन को या उनके प्रोडक्ट्स को बाय और सेल किया जाता है. ठीक है, बाय एंड सेल. ओके, ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर स्पीशी ऐसी होती हैं, कई बर्ड्स हो गई या एनिमल्स हो गए, बहुत जल्दी उनको मारा जाता है और बहुत जल्दी ही वो डिक्लाइन हो जाती हैं. एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन, नेल, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स. ओके, तो देख सकते हैं हम ह्यूमन बीइंग इतना ग्रीडी हो चुका है कि ये सब चीज़ें शौक के लिए हम एनिमल्स की पोचिंग करते हैं. और एनिमल्स इन कैटेगरी में कौन कौन से हैं जिनकी लीगल ट्रेडिंग होती है? टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक इज़ अ डियर. ओके, बर्ड, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक. दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस. तो अब हमें पता है कि कौन कौन इंडेंजर्ड हैं, तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए. और आपने देखा भी होगा कैसे सेव द टाइगर और बाकी जो मुहिम है वो चलाई जाती है. नाउ स्टूडेंट्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व ये सब बनाए गए हैं जिससे कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन मिले, है ना. नेशनल पार्क्स और इन सब से क्या होता है कि वो रिजर्व्ड एरियाज हो जाते हैं, है ना, और फिर वहाँ पे किसी भी तरह का ह्यूमन एंक्रोचमेंट अलाउड नहीं होता है बेटा. ठीक है, ये ब्लैक बक डियर आपको दिख रहा है. ओके ओके, दिस इज द वेराइटी, इट इज ब्लैक बक जिसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वरना हंटर्स और ट्रेडर्स दे आर कॉजिंग मेजर थ्रेट टू दिस. नाउ कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion. ठीक है, तो लेक्स हो गए बेटा, वेटलैंड्स हो गए. वेटलैंड्स मतलब जहाँ भी पानी बहता है किसी भी एरिया में. क्रीक्स भी एक नैरो वाटरवे होता है. ठीक है, जैसे जंगलों के बीच में कहीं कहीं नदी बह रही होती है, वो आप क्रीक्स बोल सकते हैं. तो ये सब चीज़ों पे को हमें ध्यान से कंजर्व करना पड़ेगा. गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ भी बनानी पड़ेंगी कि उसमें कूड़ा इकट्ठा ना हो या किसी ना किसी तरह कोई बाउंड्री बना के हम उनको प्रोटेक्ट कर पाएँ, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली प्रेशियस और हमें उन्हें डिप्लीशन से बचाना है. सो देर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज़ इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड, है ना. बैलेंस तभी बनेगा जब ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ डिस्टर्ब नहीं होंगी, है ना. किसी भी चीज़ को आउट ऑफ लिमिट यूज़ किया जाएगा तो डिसबैलेंस ज़रूर क्रिएट होता है बेटा. ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड the natural habitats of many species. ठीक है, क्या चीज़ बताई गई है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने भी बहुत सारी स्पीशीज़ की हैबिटेट मतलब रहने की जगह को डिस्टर्ब किया है, डिस्टॉर्ट किया है ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग. इनडिस्क्रिमिनेट मीन्स विदाउट बैलेंस.
Several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction. ठीक है, तो ये सिर्फ नेचुरल फैक्टर्स नहीं है, ह्यूमन फैक्टर्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बेटा, जिसकी वजह से बहुत स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं. अवेयरनेस प्रोग्राम्स ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए गए हैं. सोशल फॉरेस्ट्री की कम्युनिटी फॉरेस्ट लगाएं, ठीक है, वन महोत्सव बनाए गए हैं और encourage किया जाना चाहिए at regional and community level. Okay, school children should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of varied species. ठीक है बेटा, पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए, रादर उनको हमें जहाँ उनकी हैबिटेट है ऐसे एरियाज़ में ले जाके दिखाना चाहिए बच्चों को कि कैसे वो खुश रहती हैं नेचर कैंप में, मतलब अपने नेचुरल सराउंडिंग में. मेनी कंट्रीज हैव पास लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. In India, killing lions, tigers, deers, great Indian bustards and peacocks is illegal. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है that which animals have got the protection by the government. तो आप ये सारी कैटेगरीज को उसमें लिखेंगे बेटा. All international convention CITES has been established and that lists several species of animals. ठीक है, अब इंटरनेशनल लेवल पे बेटा एक कमिटी फॉर्म हुई है, कन्वेंशन ऑन ट्रेड. ये देखिए, आप बिलो ऑफ दिस पेज देख सकते हैं, ये देखिए CITES का मतलब है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. तो इंटरनेशनल कन्वेंशन हो गया एक तरह का डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो उन्होंने ये बनाया है और कई सारी स्पीशीज़ एनिमल्स की और बर्ड्स की बनाई, उस लिस्ट में डाली, जिससे पता चला है कि इनका ट्रेड बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. प्रोहिबिटेड इज जस्ट नॉट अलाउड. सो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. ठीक है बेटा, हम सिर्फ गवर्नमेंट से डिमांड और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन कि हम प्लांट्स को और एनिमल्स को बिना बात के हार्म ना करें. ठीक है, सो हियर योर चैप्टर 2 इज़ completed and read the entire chapter again बेटा. सिंसियरली आप पढ़ोगे, कुछ भी डिफ़िकल्ट आपको नहीं लगेगा. ठीक है, सो 1 मार्क क्वेश्चंस, बाकी जो क्वेश्चंस हैं सारे थोड़ा सा अंडरलाइन करिए एंड लेट मी नो इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे एट होम. बाय बाय.